नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब बढ़िया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक कोट के साथ। यू आर कैपेबल ऑफ मोर देन यू नो। मतलब कहने का मतलब है, कैपेबिलिटी हमेशा ज्यादा होती है लेकिन पता ही नहीं होता कि हम कौन सी चीजों के काबिल हैं। जब समय आता है, जब अपने आप को किसी प्रॉब्लम में हम जो फंसे हुए पाते हैं ना, तो जब उसका सोल्यूशन निकालने की हम कोशिश करते तब जाके पता चलता है कि क्या क्या कैपेबिलिटीज एक इंसान की हो सकती है। जितनी ज्यादा कैपेबिलिटीज होती ना, उसी इंसान को हम कह देते हैं कि वो मल्टी टैलेंटेड है। ओके, तो मतलब उसके पास कोई एक टैलेंट नहीं है, बहुत सारे टैलेंट है। ओके, तो ये कैपेबिलिटी हर एक इंसान में होती है। ये बशर्ते हमारे ऊपर है कि हमने अपने आप को कितना एक्सप्लोर किया है। जितना हम अपने आप को एक्सप्लोर करते जाएंगे, उतने हम अपने आप के बारे में जानते जाएंगे कि हम क्या है। ओके, तो इसलिए यहाँ पर बात की जा रही है कि यू आर कैपेबल ऑफ मोर देन यू नो। तो ये है आज का न्यूज़पेपर। तो डेली एडिशन जो है ना, वो डेली हम डिस्कस करते हैं। तो ये है एडिटोरियल वाला पेज। ओके, तो इसमें अभी आज 4 एडिटोरियल्स आए हैं। तो ये जो पहले वाला जो एडिटोरियल है ना, तो यहाँ पर बात की जा रही है वैक्सीनेशन के बारे में। ओके, तो इसके बारे में हम लगातार एडिटोरियल्स पढ़ते आ रहे हैं। और जो ये वाला एडिटोरियल है ना, तो ये भी वही वही चीज की बात कर रहा है। तो यहाँ पर भी बात कर रहे हैं, पनिश द सुपर स्प्रेडर्स। तो देखो, अभी वेस्ट बंगाल में इलेक्शन चल रहे हैं ना, तो अभी उन्हीं के बारे में ज्यादातर बात कर रहे हैं। इसके अलावा जो सिचुएशंस अलग अलग जगह पर बनी हुई हैं, तो उसके बारे में चर्चा इस आर्टिकल में की गई। तो इसको इसका मैं ओवरव्यू आपको यहीं पर दे देता हूँ। ये जो एडिटोरियल नंबर 1 है, तो यहाँ पर बेसिकली ऑथर बात कर रहे हैं कि कैसे जो है ना, वैक्सीनेशन जो ड्राइव है उसको और एक्सपैंड करना है। उसको अभी अभी हाल ही में भारत सरकार ने क्या किया है कि परमिशन दे दी है कि जो फॉरेनर्स की जो वैक्सीन है ना, तो उनको भी हम इंपोर्ट करेंगे भारत में। ओके, जैसे जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन हो गया, नोवावैक्स हो गया, मॉडर्ना हो गया। ओके, तो ये सभी की सभी वैक्सीन बाहर की है, मतलब जो इंडिया से बाहर मैन्युफैक्चर हो रही है। इसके अलावा स्पुतनिक 5 होगी, तो स्पुतनिक 5 रशिया की वैक्सीन है। अगर मैं बात करूं मॉडर्ना की, नोवावैक्स की, या फिर जॉनसन एंड जॉनसन की, तो ये यूएस की यहाँ पर ये वैक्सीन है सभी की सभी। ओके, इसके अलावा यूके भी बना रहा है, उसका नाम है एस्ट्राजेनेका वैक्सीन। तो ऐसे हम ना बाहर के मुल्कों से भी अभी हमने एक हरी झंडी दे दी है कि वहां से भी वैक्सीन हम जो है इम्पोर्ट करेंगे। ओके, तो अभी इसी के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं कि हमें और दायरा बढ़ाना होगा, अपने ऊपर भी फोकस करना होगा। हमारी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है भारत की खुद की, उसको भी एक्सपैंड करना है। ओके, तो उसको एक्सपैंड करना है, तो उसके लिए सीधी सीधी बात कही जा रही है कि जो आईपीआर राइट्स है वो खरीद लो। ओके, तो आईपीआर राइट्स कहने का मतलब, अभी भारत बायोटेक ने, जो भारत बायोटेक कंपनी है, वो कोवैक्सीन बना रही है। तो उसकी खुद की रिसर्च है वो, और अभी उसका पेटेंट है वो। तो अभी यही चीज भारत सरकार से कही जा रही है कि उसका पेटेंट खरीद लो, उसको पैसे दे दो, जो जितने पैसे वो मांगता है। वो उसी पेटेंट को फिर खरीद के ना, उसका जो लाइसेंस, जो फॉर्मूला है, भारत में और भी जो यहाँ पर फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं जिनके पास पर्याप्त संसाधन है, जिनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, तो उनको आप वो फॉर्मूला दे दो कि आप भी प्रोडक्शन शुरू कर दो वैक्सीन की। ओके, क्योंकि उन्होंने खुद की उनकी अपनी रिसर्च नहीं है। ओके, तो अभी वो खाली बैठे हैं। ओके, तो उनको उनकी प्रोडक्शन यूटिलाइजेशन जो कैपेसिटी है, उनको हम यूज कर सकते हैं। तो अभी इसी के चलते यहाँ पर ये बात की जा रही है। तो ये बात यहाँ पर बेसिकली ऑथर कर रहे हैं कि वैक्सीनेशन बहुत और बढ़ानी है। मतलब सिर्फ और सिर्फ हमें यहाँ पर ऑथराइज नहीं करना वैक्सीन की, मतलब कि बाहर से जो वैक्सीन आ रही है उनकी ऑथराइज करी जाए। हमारे यहाँ पर जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसके ऊपर भी बड़े पैमाने पर फोकस करना। तो ये वाला जो आर्टिकल, तो यहाँ पर भी यही बात कर रहे हैं कि सुपर सेपरेटर किनको बोल रहे हैं, कि जो मतलब कि बंदे ना, मतलब बाज नहीं आ रहे हैं, मतलब कि ना वो मास्क पहन रहे हैं, ना वो सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करके चल रहे हैं। तो उनको पनिश करने की बात कर रहे हैं। पनिश करने का मतलब कि कोई ना कोई उनके ऊपर, मतलब ऐसे एक्ट वगैरह नहीं लगाना है, मतलब कि जैसे यूएपीए हो गया, एनएसए हो गया, ऐसा नहीं है। कहने का मतलब है कि उनको पनिश करना है सिंपली। कोई थोड़ी छोटी मोटी सजा उनको दे देनी है, मतलब जिस तरीके से कि वो आगे ऐसा काम ना करे। ओके, तो कुछ तो यहाँ पर जब पैंडेमिक शुरू हुआ था ना, तो उस समय में ऐसा किया जा रहा था कि मतलब कि जो पुलिस थी उसके द्वारा जोन्स बना दिए गए थे अलग अलग। अगर फिर भी, अगर कोई रास्ते, जब लॉकडाउन लगा था, अगर रास्ते में कोई मिलता है जिसने मास्क वगैरह नहीं लगाया या सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो नहीं कर रहा है, तो उसको उठाकर ना, जो यहाँ पर अलग अलग जोन्स बनाए थे, किसी यहाँ पर ग्राउंड में बना दिया, कोई यहाँ पर हॉस्पिटल में बना दिया, तो वहीं पर उनको शिफ्ट कर दिया। और उन लोगों को काम दे दिया कि आपने सफाई करनी है। ओके, मतलब सारी ग्राउंड की सफाई करनी है, या फिर सारे हॉस्पिटल की सफाई करनी है, तो ये काम उनको दे दिए। मतलब इस तरीके की पनिशमेंट उनको दी गई। तो यहाँ पर भी यही बात कर रहे हैं कि सुपर स्प्रेडर्स को
जो है काउंटर करके चलना है। तो इसके अलावा इन्होंने एग्जांपल्स दिए हैं कि वेस्ट बंगाल में इलेक्शंस रैलीज हो रही हैं, एक और जो है वेस्ट बंगाल में भी केसेस बढ़ते जा रहे हैं, और दूसरी और जो है ना पॉलिटिकल रैलीज मतलब बहुत बड़े पैमाने पर हो रही है, लोग वहां पर बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, और उनका भी एक यहाँ पर कारण यहाँ पर कह रहे हैं कि उनसे भी फैल रहा है कोविड वायरस जो है। ओके, तो अभी इस सिचुएशन को हमें टैकल करना है, क्योंकि इसको ऐसे ही नहीं हम छोड़ सकते। पनिश करो जो सुपर स्प्रेडर्स हैं। और इसके अलावा ये भी बात यहाँ पर कर रहे हैं कि अभी कल सरकार ने क्या किया कि जो 10th और +2 की जो क्लासेस जो यहाँ पर बोर्ड क्लासेस उनके एग्जाम्स को कैंसिल कर दिया है, और +2 की जो एग्जाम उनको पोस्टपोन कर दिया है। तो अभी इसके रिगार्डिंग भी बात की जा रही है कि उसकी कोई जरूरत नहीं थी। अगर हम सही तरीके से सिचुएशन को टैकल करके चलें तो मतलब एग्जामिनेशन जो है कंडक्ट हो सकती है। तो अभी जो ये इसके बारे में भी ना अलग से मैंने लेक्चर बनाया हुआ है, तो आप उसको विजिट कर सकते हैं, तो उसको अलग से देख सकते हैं। ओके, तो जहाँ पर सीबीएसई बोर्ड ने जो है एग्जामिनेशन कैंसिल कर दिए हैं पूरे भारतवर्ष में। ओके, तो ये ओवरऑल यहाँ पर ये सिनेरियो पेश किया गया है ऑथर की तरफ से। तो अभी हम एडिटोरियल नंबर 2 डिस्कस करेंगे अच्छे से डिटेलिंग में। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर ना जुडिशियल चेक की बात कर रहे हैं कि मतलब जो एग्जीक्यूटिव जो काम कर रहे होते हैं, जो सरकारें हमने चुनी है, ओके, जो कोई बिल बनाते हैं, कोई एक्ट बनाते हैं, उनको इम्प्लीमेंट करते हैं, कोई रूल्स को इम्प्लीमेंट करते हैं ना, तो अभी उसके ऊपर जुडिशियल चेक हो रहा है। तो अभी जैसे यहाँ पर बात करें यूएपीए की, और दूसरी बात करें एनएसए की। अभी इसको हम थोड़ा अच्छे से चर्चा करेंगे इसके बारे में कि एनएसए क्या है, यूएपीए क्या है, और इसका क्या जो है इम्पैक्ट पड़ता है। तो यहाँ पर क्यों कहा जा रहा है कि जुडिशियल इंटरवेंशन जो है ना वो जरूरी है। और यहाँ पर बात की जा रही है, लेट्स गेट लोकल फॉर लोकल। ओके, तो ये यहाँ पर ना एमएसएमईज के जो अदारे हैं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के जो अलग अलग यूनिट्स हैं, तो उनके बारे में डिटेलिंग बताई गई कि किस तरीके से अपना ब्रांड वो बिल्ड कर सकते हैं। अगर कोई एमएसएमई खुला है नया, यहाँ पर कोई माइक्रो एंटरप्राइज खुला है ना, किस तरीके से वो अपने ब्रांड को आगे बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से पुरानी हिस्ट्री जो है ना, अगर हम उससे एक्सपीरियंस ले तो उससे हमें क्या फायदा हो सकता है। तो इन चीजों के बारे में इस आर्टिकल में चर्चा की गई। तो अभी हम एडिटोरियल नंबर 2 डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर शुरू करने से पहले एक लाइक जरूर कर दें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें इस लेक्चर को। और अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक गिवन है, या फिर यहाँ से भी सीधे आप जो है ना, जब इसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा तो पीडीएफ से भी सीधे डायरेक्ट लिंक आप जो है कॉपी कर सकते हो, या फिर यहाँ से सीधे टाइप करके भी आप जो है फॉलो कर सकते हो टेलीग्राम चैनल को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये है एडिटोरियल नंबर 2। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं एक्ट जुडिशियल चेक ऑन एग्जीक्यूटिव एक्सेस, मतलब कि जब एग्जीक्यूटिव हद से पार चला जाए ना, तो उस समय जुडिशियल चेक करना बहुत जरूरी है कि क्या सरकारें सही तरीके से काम कर रही हैं, क्या अपनी अपनी ही मनमर्जी करती जा रही हैं। तो अभी इसके ऊपर यहाँ पर चर्चा करने जा रहे हैं। और अभी यहाँ पर शुरुआत में बात कर रहे हैं कि अभी ये काफी बढ़िया खबर है। यहाँ पर जो हायर जुडिशरी है, जो हाई कोर्ट्स है हमारी, वो यहाँ पर एग्जीक्यूटिव्स जब एक्सेस कर देते हैं ना, मतलब कि हद को पार कर जाते हैं, जो हमारी सरकारें हैं देश की, जो राज्य सरकारें हैं वो, तो उनके ऊपर ये चेकिंग बनाए बनाए चल रहे हैं, मतलब चेक बनाए चल रहे हैं कि वो सही तरीके से काम कर रही है कि नहीं कर रही है। अभी अभी जो यहाँ पर ये चार्जेस, हाल ही में यहाँ पर कुछ चार्जेस वगैरह लगाए गए थे, जो यहाँ पर ड्रैकोनियन लॉस है। तो ये किनको यहाँ पर ड्रैकोनियन लॉस कहा जा रहा है, बहुत भयानक लॉस है। तो ये कहा जा रहा है एनएसए को, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट को, और दूसरा है यूएपीए, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में यूएपीए एक्ट बोलते हैं। तो अभी इन दोनों को ड्रैकोनियन लॉस भी कहा जाता है कि इनका गलत इस्तेमाल जो है ना राज्य सरकारों के द्वारा किया जाता है, देश की यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके द्वारा किया जाता है। ओके, तो इसी के चलते यहाँ पर बात करने की जुडिशरी जो है अपना सही काम कर रही है, तो एक तरीके से एग्जीक्यूटिव चेक करके चल रही है कि क्या सही से इन लॉस का इस्तेमाल हो रहा है। ओके, तो अभी हाल ही में कुछ रिपोर्ट्स देखने को मिली है जहां पर हाई कोर्ट्स ने ना यहाँ पर अगर यूएपीए या एनएसए के तहत जो चार्जेस लगाए गए कुछ लोगों के ऊपर, उनको यहाँ पर स्ट्राइक डाउन कर दिया, उनको खत्म कर दिया, हटा दिया। ओके, तो अभी इन लॉस को यहाँ पर कब इस्तेमाल किया जाता है सरकारों के द्वारा, तो खास तौर पर जब भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल जाती नजर आती है, जब वो नहीं कंट्रोल कर पाती राज्य सरकार, तो तब जो है ना ये ऐसे लॉ लगा दिए जाते हैं, ऐसे एक्ट जो है ना उन इंडिविजुअल्स के ऊपर, मतलब इनके इनके अंतर्गत चार्जेस लगा के उनको जेल में डाल दिया जाता है। तो हालांकि शायद उसने जो काम किया हो, हालांकि वो इन एक्ट के दायरे में आता ही ना हो, फिर भी यहाँ पर लगा दिया जाता है। ओके, तो यहाँ पर एक रीसेंट एग्जांपल की बात करें कि गुवाहाटी हाई कोर्ट ने अभी रिजेक्ट कर दिया कि आप यूएपीए का यूज नहीं कर सकते अगर कोई भी यहाँ पर आकर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ अगर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये 2019 की बात, यहाँ पर 2019 में ही ये एक्ट आया था। ओके, सीएए एक्ट, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, तो इसमें भी यहाँ पर प्रावधान रखे गए थे कि
भारत में अगर कोई भी जो बाहर के यहाँ पर जो बांग्लादेश, जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान, इन तीनों मुल्कों में से मुस्लिम्स को छोड़कर कोई भी बंदा जो है ना वो इंडिया में शरण ले सकता है। तो ये यहाँ पर प्रावधान रखा गया था इस सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में। तो इसी के खिलाफ मुस्लिम्स लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। ओके, तो अभी इस जब मुस्लिम्स लोग इसमें प्रोटेस्ट कर रहे थे, ओके, तो यहाँ पर इसके तहत भी राज्य सरकारों के द्वारा यूएपीए लगाकर उनको जेल में डाला गया। लेकिन गुवाहाटी हाई कोर्ट ने उसको रिजेक्ट ही कर दिया कि आप यूएपीए का यूज ऐसे गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। और इसी के चलते दूसरा यहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के बारे में एग्जांपल दे रहे हैं कि एक यहाँ पर न्यूज़पेपर है द इंडियन एक्सप्रेस, जिसने कि ये पाया, यहाँ पर 20 इंसिडेंट, मतलब ऐसे इंसिडेंट थे, मतलब 20 लोग ऐसे थे जिनके ऊपर चार्जेस लगाए गए थे एनएसए के तहत, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत। और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इन 20 के 20 केसेस में यहाँ पर जो ना, यहाँ पर ये जो इंडिविजुअल्स थे, ये लोग थे, इनको राहत दे दी। तो उनके ऊपर ये एनएसए का चार्ज हटा दिया। ओके, तो उनके ऊपर ये दोष ये था कि इन्होंने कम्युनल वायलेंस किया है, मतलब सांप्रदायिक हिंसा जो है ना वो बढ़ाई है। ओके, लेकिन यहाँ पर हाई कोर्ट ने सीधे सीधे कह दिया कि ये एनएसए के दायरे के अंदर नहीं आता है, तो आप नहीं लगा सकते एनएसए। तो अभी थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं एनएसए के बारे में और यूएपीए के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एनएसए की, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट की। तो ये क्या चीज है? तो ये बहुत ही यहाँ पर ना एक कड़ा सख्त कानून है। मतलब कि जो प्रिवेंटिव डिटेंशन जो ना ये अलाउ करता है कुछ महीनों के लिए। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होती है? तो देखिए, प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब ये है कि यहाँ पर आपने अगर अब अभी अभी तक कोई क्राइम किया ही नहीं है, ओके, तो आपको ना यहाँ पर सरकार जो है अभी जेल में रख देगी, इसलिए कि आप कोई क्राइम ना कर दें। ओके, तो यहाँ पर इसको बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। एक होता है प्यूनिटिव डिटेंशन। तो प्यूनिटिव डिटेंशन वो होती है जब आपने क्राइम कर दिया तो अभी आपको सजा मिलेगी, तो इसलिए आपको यहाँ पर डिटेंशन में रखा जाएगा, आपको कैद में रखा जाएगा। ओके, तो ये एनएसए यहाँ पर लगाया जाता है प्रिवेंटिव डिटेंशन के यहाँ पर चलते। तो ये ध्यान रखें, यहाँ पर प्यूनिटिव डिटेंशन नहीं होता है। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन कि आप कोई क्राइम ना कर दे, इसलिए यहाँ पर आपको उठाकर यहाँ पर या तो हवालात में डाल दिया जाता है या फिर जेल में डाल दिया जाता है। तो अभी जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर बात करूँ, सपोज करो कि यहाँ पर अमेरिका के राष्ट्रपति ने भारत में आना है। ओके, तो वो दिल्ली विजिट करने आ रहे हैं। तो अभी क्या करेगी दिल्ली सरकार या दिल्ली पुलिस, क्या करेगी कि जो भी लोग, मतलब कि जिनकी कोई क्रिमिनल यहाँ पर हिस्ट्री रही है, चाहे वो अभी आजाद घूम रहे हैं, उन्होंने अपनी सजा वगैरह काट ली है, तो उन सबको उठा लेगी। ओके, दिल्ली पुलिस उन सबको उठा लेगी और उनको ना कुछ दिनों तक यहाँ पर जेल में डाल देगी या फिर हवालात में डाल देगी। तो क्यों? मतलब प्रिवेंटिव डिटेंशन के चलते कि मतलब उन्हीं से यहाँ पर ना ज्यादा चांसेस निकल कर आ सकते हैं जो यहाँ पर पहले क्राइम कर चुके हैं कि दोबारा कर सकते हैं। और जब यहाँ पर कोई प्रेसिडेंट आएगा अमेरिका का, तो उसकी सिक्योरिटी मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ओके, तो इसके चलते यहाँ पर ऐसे प्रिवेंटिव डिटेंशन की जाती है। ओके, ऐसी एक्टिविटी की जाती है। ओके, तो यहाँ पर ये एनएसए जो है ये भी एक प्रिवेंटिव डिटेंशन है। तो कुछ महीनों तक यहाँ पर कैद में रखा जा सकता है। ओके, तो हालांकि आपने क्राइम कुछ भी नहीं किया फिर भी आपको कैद में रखा जाएगा। ओके, तो यहाँ पर सीधी सीधी यहाँ पर ना, अगर अथॉरिटीज ये सेटिस्फाइड हो चुकी है कि पर्सन जो है ना वो नेशनल सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर को थ्रेट पहुंचा सकता है, तो अभी इसी के यहाँ पर चलते उसको उठा लिया जाता है। तो अभी ये भी बात की जा रही है कि जब इसको डिटेंशन में रखा जाता है तो उस समय भी यहाँ पर इसके ऊपर कोई अलग से चार्ज वगैरह नहीं लगाया जाता। तो यहाँ पर सिंपल गोल यही होता है कि यहाँ पर इंडिविजुअल को बचाना है कि कोई क्राइम ना कर दे। ओके, तो उसको बनाया गया था, लागू किया गया था इसको सितंबर 23 1980 को। तो ये इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी तब, तो तब ये बना था नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। ओके, शॉर्ट फॉर्म में इसको एनएसए हम बोलते हैं। तो अभी इसके अलावा बात कर रहे हैं कि किन ग्राउंड्स के ऊपर जो है ना यहाँ पर हम प्रिवेंटिव डिटेंशन प्रोवाइड करते हैं किसी पर्सन को। तो सबसे पहली बात कर रहे हैं, यहाँ पर अगर कोई भी बंदा यहाँ पर काम कर रहा है किसी भी यहाँ पर प्री जुडिशियल यहाँ पर मैनर में टू द डिफेंस ऑफ इंडिया, मतलब भारत की डिफेंस में अगर खतरा है, किसी ना किसी तरीके से खतरा वो यहाँ पर पैदा कर सकता है किसी ना किसी तरीके से, यहाँ पर किसी भी फॉरेन पावर्स के साथ जो भारत के जो देश के रिलेशंस हैं जिसके चलते वो खराब हो जाए, या फिर सिक्योरिटी इंडिया की उसके ऊपर थ्रेट बन जाए, तो इसके चलते यहाँ पर उठा लिया जाता है उसको। दूसरी बात कर रहे हैं, ओके, अगर किसी यहाँ पर फॉरेनर जो यहाँ पर इंडिया में प्रेजेंस है जिसकी, तो उसको यहाँ पर किसी ना किसी तरीके से रेगुलेट कर रहा है, यहाँ पर इंडियन कोई उसको रेगुलेट कर रहा है, मतलब किसी ना किसी तरीके से जो है ना खुफिया जानकारी वगैरह दे रहा है इंडिया के बारे में। ओके, मतलब इस तरीके से यहाँ पर अरेंजमेंट जो है ना बनाई जा रही है, मतलब कि किसी ना किसी तरीके से जो यहाँ पर इलीगल बंदा है उसको निकाला जा रहा है देश से बाहर। ओके, कहने का मतलब जैसे देखो बहुत सारे लोग होते हैं जो पैसा लेके भाग जाते हैं देश का, तो ऐसे में वो अकेले नहीं होते, कोई ना कोई लोग होते हैं जो उनको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसे अगर कोई एक्टिविटी करता पाया जाता है तो उसको उसके ऊपर भी ये चार्ज लगता है। और तीसरी यहाँ पर बात कर रहे हैं
कि एनएसए लगाकर यहाँ पर किसी इंडिविजुअल को बचाया जाता है कि मतलब कि सिक्योरिटी जो है ना स्टेट उसको हानि ना पहुंचा दे। दूसरा बात कर रहे हैं कि यहाँ पर मेंटेनेंस, पब्लिक ऑर्डर का मेंटेनेंस बना रहे, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन सही रहे, उसको खराब ना कर दे। और यहाँ पर जो सप्लाईज, जो यहाँ पर एसेंशियल सर्विसेज किसी कम्युनिटी को जा रही है ना, तो उसके ऊपर कोई बाधा ना बना दे। ओके, तो इसके अलावा और भी जो चीजें हैं, मतलब जो मतलब सिक्योरिटी को हानि पहुंचाए, तो इसके चलते यहाँ पर एनएसए लगाकर उसको कैद में डाल दिया जाता है, प्रिवेंटिव डिटेंशन में डाल दिया जाता है। और आगे बात करें एनएसए की ड्यूरेशन की, मतलब कितने समय तक यहाँ पर रखा जा सकता है उसको कैद में। यहाँ पर बात करें कि अगर इंडिविजुअल किसी को यहाँ पर डिटेन किया जा रहा है, अगर उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं लगाया जा रहा है ना डिटेन करने के बाद, अक्सर क्या होता है कि पुलिस चार्ज लगाती है, मतलब कि इसने ये क्रिमिनल एक्ट किया, इसने ये क्रिमिनल एक्ट किया, मतलब ये आईपीसी के कोड के तहत ये एक्ट बनता है, इसकी ये सजा बनती है, तो इस तरीके से चार्जेस लगते हैं। ओके, तो ये बकायदा चार्जशीट फाइल होती है उस यहाँ पर पर्टिकुलर बंदे के खिलाफ। ओके, तो अभी यहाँ पर कोई चार्जेस नहीं लगा रहे हैं, और यहाँ पर सिर्फ डिटेन किया गया, सिर्फ रखा, पकड़ के रखा है इसको। और मैक्सिमम यहाँ पर 12 महीनों तक कर सकते हैं एनएसए के तहत। ओके, बिना किसी चार्ज के। और दूसरा, यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट को भी जरूरत है कि वो यहाँ पर सूचित करे कि उसने कोई अगर पर्सन को डिटेन किया है तो वो उसको एनएसए के अंडर किया है, तो ये उसको बताना पड़ेगा कि एनएसए लगाया है किसी पर्टिकुलर बंदे के ऊपर। ओके, तो इसके अलावा बात कर रहे हैं कि अगर किसी के ऊपर एनएसए लगाकर पुलिस ने किसी को अंदर किया है ना, तो मैक्सिमम 12 दिन तक कर सकते हैं वो। ओके, तो इसके बाद में यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट की अप्रूवल चाहिए कि वो मतलब अगर अप्रूवल देती है, फिर यहाँ पर उसको आगे कंटिन्यू करवाया जा सकता है 12 महीनों तक। ओके, और इसके अलावा अगर कोई भी पर्सन नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत यहाँ पर डिटेन किया जाता है, तो यहाँ पर उसको 10 दिनों तक यहाँ पर रखा जा सकता है बिना किसी चार्जेस लगाए। ओके, उसके बाद यहाँ पर उसके ऊपर चार्जेस वगैरह भी जो है ना लगाने जाने की यहाँ पर संभावना है। ओके, 10 दिनों तक यहाँ पर बिना किसी चार्जेस तक जो है उसको होल्ड पे रखा जा सकता है। और अगर उसने कोई अपील करनी है कि मेरे मेरे खिलाफ गलत, मतलब सब कुछ साजिश हुई है, मतलब मैंने कोई ऐसा किया ही नहीं कि मेरे ऊपर एनएसए लगा दिया जाए, तो उसके सामने यहाँ पर हाई कोर्ट एडवाइजरी बोर्ड की यहाँ पर ऑप्शन होती है, तो जहां पर जाके वो अपनी अपील दायर कर सकता है और अपना केस जो है ना वो लड़ सकता है। लेकिन यहाँ पर जब जब तक उसका ट्रायल चल रहा होगा, तब तक वो कोई वकील जो है ना वो हायर नहीं कर सकता। ओके, तो ये भी सिचुएशन है एनएसए की तरह। और अभी हम बात करते हैं यूएपीए की, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के बारे में। तो यहाँ पर इसको 1967 में पास किया गया था। और यहाँ पर इसका जो मेन जो यह टारगेट है ना, वो यह है कि यहाँ पर इफेक्टिव प्रिवेंशन करनी है अनलॉफुल एक्टिविटीज एसोसिएशंस, मतलब जो ऐसे संगठन भी होते हैं ना, तो मतलब जो अनलॉफुल एक्टिविटीज फैलाते हैं इंडिया में, तो उनको रोकना है। तो जैसे बहुत सारे टेररिस्ट ग्रुप्स होते हैं भारत में। ओके, तो वो मतलब अभी 10-15 साल पहले देखो तो बहुत बुरी सिचुएशन भारत में थी, मतलब बहुत सारे बड़े पैमाने पर टेररिस्ट अटैक्स होते थे भारत में। ओके, हमारे डोमेस्टिकली भी बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस थी जो अटैक्स करती थी, और बाहर से भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे अटैक्स करवाती थी। ओके, तो अभी कुछ सालों तक अभी ना ऐसे सिनेरियो बहुत कम हुए, मतलब लिमिटेड राज्यों तक रह गए, जैसे जम्मू कश्मीर रह गया। ओके, रिसेंटली पंजाब में हुए थे, पठानकोट इंसिडेंट हुआ था, जब दीनानगर इंसिडेंट हुआ था। ओके, तो उसके बाद में ज्यादातर ऐसे इंसिडेंट नहीं देखने को मिले कि मतलब जहां पर कोई टेररिस्ट अटैक हुआ हो। तो ये यहाँ पर ऐसे एक्ट का भी ना कोई योगदान रहता है। तो यूएपीए काफी पावरफुल एक्ट है अपने आप में। तो इसको इसके ही चलते यहाँ पर ना ये एब्सोल्यूट पावर देता है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को। ओके, तो आप अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि कोई पर्टिकुलर जो ऑर्गेनाइजेशन है मतलब गलत एक्टिविटीज कर रही है, तो अनलॉफुल एक्टिविटीज, तो उनके ऊपर वो यूएपीए लगा सकती है। ओके, तो शुरुआत में ना ये ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर ये लगाया जाता था कि ये फलानी फलानी ऑर्गेनाइजेशन जो है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसको यहाँ पर यूएपीए लगाकर उसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया जाता था। ओके, तो अभी हाल ही में 2019 में इसमें अमेंडमेंट कर दी गई। तो उस अमेंडमेंट के तहत क्या किया गया कि अभी इंडिविजुअल को भी टेररिस्ट घोषित कर दिया गया है, मतलब कि कोई एक बंदा भी, मतलब किसी, पहले तो ऑर्गेनाइजेशन थी ना, अब कोई बंदा भी अगर मतलब ऐसे अनलॉफुल एक्टिविटी करता पाया गया, तो उसको भी टेररिस्ट घोषित कर दिया जाएगा यूएपीए के तहत, अगर उसके ऊपर यूएपीए लग गया। तो इसकी जो पेनल्टी है ना, तो हाईएस्ट इसकी जो पेनल्टी है वो डेथ पेनल्टी है, मौत की सजा भी हो सकती है, और यहाँ पर उम्र कैद की सजा भी हो सकती है। तो ये इसकी हाईएस्ट पनिशमेंट्स हैं अगर किसी के ऊपर यूएपीए लगता है तो। ओके, इसके अलावा इंडियन और फॉरेन नेशनल्स दोनों को यहाँ पर सजा मिल सकती है यूएपीए के तहत। ओके, तो यहाँ पर ये एप्लीकेबल है टू द ऑफेंडर्स, मतलब जो भी अपराधी होंगे उनके ऊपर ये एप्लीकेबल है। ओके, तो यहाँ पर अगर उन्होंने यहाँ पर कोई किसी तरीके का क्राइम कमिट किया है, ओके, चाहे किसी विदेशी धरती पर किया है या यहाँ पर भारत के बाहर कहीं पर भी अगर किया है, तो ओके। इसके अलावा बात करें कि यूएपीए के तहत जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी होगी ना, वो चार्जशीट फाइल करती है। तो मैक्सिमम उसके पास 180 दिन के यहाँ पर समय होता है कि 180 दिनों के अंदर अंदर चार्जशीट फाइल करनी है किसी भी पर्सन के खिलाफ जिसके खिलाफ यहाँ पर यूएपी लगाया गया है।
ओके, जब जब उसको अरेस्ट कर दिया जाए, ओके, तो जब यहाँ पर उसके यहाँ पर कोर्ट के ट्रायल वगैरह चल रहे हो, और इसकी जो ड्यूरेशन है उसको बढ़ाया जा सकता है। एक बार जब कोर्ट को सूचित कर दिया कि ये बंदा पकड़ा गया है, उसमें कोर्ट में केस चलना शुरू हो गया, तो उसके बाद इसका यहाँ पर ड्यूरेशन भी बढ़ाया जा सकता है। और अभी बात कर रहे हैं अमेंडमेंट्स और चेंजेस की। ओके, 2004 में एक अमेंडमेंट हुई थी जिसमें यहाँ पर एक वर्ड इस्तेमाल किया गया, शब्द यहाँ पर ऐड किया गया, टेररिस्ट एक्ट। ओके, तो यहाँ पर बात की गई टू द लिस्ट ऑफ ऑफेंसेस टू बैन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज। ओके, मतलब कि किन किन ऑर्गेनाइजेशंस को बैन किया जाएगा जो कि टेररिस्ट एक्टिविटीज कर रही हैं। तो यहाँ पर 34 आउटफिट्स जो था ना, यहाँ पर उनको बैन किया गया था। मतलब 34 यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन थी जिनको बैन किया गया था। और उसके बाद यहाँ पर टिल 2004 से अगर बात करें तो अनलॉफुल एक्टिविटीज रेफर टू एक्शंस रिलेटेड टू सेशन एंड सेशन ऑफ टेरिटरी। ओके, तो इस तरीके से मतलब कोई भी गतिविधि हमारी भारत की टेरिटरी के अंतर्गत होती है, ओके, तो मतलब वहां पर यूएपी हम लगा देते हैं। तो अगस्त की बात करें तो पार्लियामेंट ने 2019 में एक बिल आया था, ओके, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन अमेंडमेंट बिल 2019, तो ये एक्ट बन गया बाद में। तो इसने भी इंडिविजुअल्स को भी अभी टेररिस्ट घोषित कर दिया, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया। ओके, तो अभी ये एक्ट एम्पावर करता है जो डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है कि वो अप्रूवल ग्रांट करे ऑफ द सीजर ऑफ द अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी व्हेन द केस इज इन्वेस्टिगेटेड बाय द सेड एजेंसी। मतलब अगर जब एनआईए जो हमारी नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो है ना, वो प्रोब कर रही हो यहाँ पर, मतलब जिसकी बंदे के ऊपर यूएपीए लगा उसके ऊपर तहकीकात कर रही हो ना, तो वो उसके रिलेटेड प्रॉपर्टी को भी अटैच कर सकती है, सीज कर सकती है। तो ये भी पावर्स दे दी गई हैं जो यूएपीए है उसको। ओके, तो ये एनआईए के पास पावर्स है। और इसके अलावा जो ऑफिसर्स होंगे वो कौन से रैंक के होंगे जो एनआईए में यहाँ पर तहकीकात करेंगे, तो वो होंगे यहाँ पर इंस्पेक्टर रैंक के, यहाँ पर उससे जो अबव रैंक होगा उसके यहाँ पर जो ऑफिसर्स होंगे वही जो है ना इंस्पेक्शन कर सकते हैं। तो ये भी यहाँ पर लिखा गया है बकायदा, वही लोग इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं केसेस ऑफ टेररिज्म। ओके, इन एडिशन टू दोज कंडक्टेड बाय द डीएसपी और एसीपी और अबव रैंक ऑफिसर इन द स्टेट। तो डीएसपी और एसीपी को भी लगाया जा सकता है जो कि किसी राज्य में या किसी डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हो। तो इस तरीके से यहाँ पर पूरा सिनेरियो है यूएपीए का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने यहाँ पर पढ़ा है कि किस तरीके से गुवाहाटी हाई कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया कि आप एनएसए नहीं लगा सकते हो इस तरीके से। ओके, तो यहाँ पर मतलब लोगों का फायदा करवाया कि मतलब जिनके ऊपर जबरन चार्जेस लगाए जा रहे थे एग्जीक्यूटिव्स के द्वारा कि इनको पकड़कर जेल में डाल दो, बस एनएसए लगा दिया, बस बात खत्म हो गई। ओके, तो अभी जुडिशरी इंटरवीन कर रही है इसमें कि ऐसा नहीं करना है। मतलब हाई कोर्ट्स की हम बात करें तो यहाँ पर दो बातें सामने आ रही हैं। तो पहली बात तो ये है कि एग्जीक्यूटिव जो है ना वो अभी इन लॉस को यूज करके यूएपीए और एनएसए को यूज करके टैकल करना चाह रही है यहाँ पर जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थ्रेट्स हैं नेशनल सिक्योरिटी को। तो ये कहा तो ये जा रहा है कि मतलब कि बहुत बड़े पैमाने पर जो खतरा है देश की सिक्योरिटी को, तो उसके चलते हम एग्जीक्यूटिव जो है ना वो एनएसए लगाकर लोगों को अंदर कर रही है। ओके, तो लेकिन एक्चुअल में रीजन यहाँ पर ये है कि वो यहाँ पर चाह रही, जिनको एक्चुअल में एग्जीक्यूटिव चाह रहे हैं कि हमने पनिश करना है ना, जैसे मतलब जिसके खिलाफ सरकार का ऑर्डर हो गया कि स्टेट गवर्नमेंट ने बोल दिया अपने ब्यूरोक्रेट्स को, अपने जो पुलिस मैन है उनको कि इस फलाने बंदे को पकड़ लो और इसके ऊपर यूएपीए के चार्जेस लगा दो, एनएसए के चार्जेस लगा दो और जेल में डाल दो। तो ऐसा मतलब हो ये रहा है एक्चुअल में। ओके, तो मतलब बकायदा आइडेंटिफिकेशन की जा रही है, जिसको पनिश करना है तो उसको यहाँ पर पनिश किया जा रहा है। तो यहाँ पर लेंथी और जो नॉटी लीगल प्रोसीजर्स है ना, तो उसमें यहाँ पर डाल दिया जा रहा है किसी इंडिविजुअल को उसके ऊपर यूएसए यहाँ पर यूएपीए और एनएसए लगाकर। ओके, तो यहाँ पर जो उसकी फ्रीडम है, ओके, तो उसको यहाँ पर हानि पहुंचाई जा रही है। ओके, तो यहाँ पर जो लोअर जुडिशरी है ना, तो वो भी उन्हीं के साथ ही खेल रही है। मतलब जो एग्जीक्यूटिव है, जो स्टेट गवर्नमेंट्स है ना, तो लोअर जुडिशरी भी उन्हीं के साथ यहाँ पर मतलब तालमेल बनाकर चल रही है कि जो सरकारें कर रही हैं बिल्कुल सही कर रही है। तो लोअर जुडिशरी जैसे हाई कोर्ट्स के नीचे जो आपकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आती हैं, सेशन कोर्ट्स आती हैं, तो उनको यहाँ पर हम लोअर जुडिशरी कहते हैं। ओके, सबसे पहले सबसे ऊपर होता है सुप्रीम कोर्ट, फिर होते हैं हाई कोर्ट्स, फिर ये लोअर जुडिशरी की कैटेगरी आ जाती है। दूसरी बात जो यहाँ पर कर रहे हैं वो है कि जो हायर जुडिशरी है ना, तो वो अभी वो सही काम कर रही है। वो कहीं ना कहीं पर ये देख के चल रही है कि क्या रोल है यहाँ पर एग्जीक्यूटिव्स का, सरकारों का, कि मतलब उसको चेक करके चल रही है। क्या यहाँ पर बैलेंस मतलब बनाया गया है कि ऐसे ही मतलब जब मन किया तो उसको मतलब किसी के ऊपर ऐसे ही एनएसए वगैरह लगाकर उसको जेल में डाल दिया जा रहा है। तो अगर कोई ये बात कहा जा रहा है कि मतलब बहुत एक्सेस मतलब हो रहा है, मतलब सिक्योरिटी मतलब उसका हनन हो रहा है, तो क्या इसके इसमें सही यहाँ पर चीजें देखी जा रही हैं, तो इसके ऊपर नजर बनाई रख रही है हाई कोर्ट। ओके, तो यहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव जो जैसे काम कर रही है और जो यहाँ पर लोअर जुडिशरी कैसे काम कर रही है, तो उसके ऊपर भी नजर बनाई रख रही है हाई कोर्ट। ओके, तो यहाँ पर ये समय ऐसा है कि हाई कोर्ट को अभी यहाँ पर ना
लगाम लगानी होगी। तो यहाँ पर जिस तरीके से इनटॉलरेंस क्रिएट की जा रही है ना, मतलब जो स्पेशल लीगल प्रोविजन को यूज करके कोई ऑर्डिनरी क्राइम्स को भी, मतलब कोई ऑर्डिनरी क्राइम, छोटा मोटा क्राइम किया तो उसके ऊपर भी ये जो है यूएपीए और एनएसए लगाकर उनको जेल में डाला जा रहा है। तो अभी इसके ऊपर ये हाई कोर्ट की यहाँ पर दायित्व बनता है कि अच्छे से इंटरवीन करे इन सब चीजों में, जो ऐसे इंटॉलरेंस के केसेस निकल कर आ रहे हैं तो इनका सोल्यूशन निकाले। ओके, तो अभी हायर ज्यूडिशरी की बात करें कि उसको यहाँ पर एक प्रोसेस बनाना होगा, एक प्रोसेस ले डाउन करना होगा, जिसके चलते एक प्रोसीजर बनाए और यहाँ पर देखे कि यहाँ पर जो जज लोग, जो जहाँ पर लोअर लेवल कोर्ट में जो जज बैठे हैं ना, वो मतलब जो यहाँ पर दूसरी और जो सरकारें मिस यूज करी तो उनका साथ जो दे रहे हैं ना, तो ये चीज ना हो। ओके, मतलब तो इस तरीके से यहाँ पर इनको सही करने के लिए यहाँ पर कुछ प्रोसेसेस को, कुछ प्रोसीजर्स को यहाँ पर बनाना होगा हाई कोर्ट्स के द्वारा, और जिनको की फॉलो अप करना होगा लोअर कोर्ट्स को। तो यहाँ पर जो लोअर कोर्ट्स के जजेस है उनको, कि क्या सही तरीके से एग्जीक्यूटिव काम कर रहा है, सही तरीके से जो एक्ट अगर लगा रहा है तो सही, मतलब ऐसा काम किया है दूसरे ने कि उसके ऊपर यूएपीए लगा है। ओके, तो ये बात यहाँ पर ऑथर कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में यहाँ पर बात कर रहे हैं कि मतलब कि it is enough for high courts to reverse wrongful charging of individuals under recorded provisions. Okay, तो मतलब ये काफी है कि अगर हाई कोर्ट्स यहाँ पर अगर ऐसा कोई भी चार्जिंग किसी इंडिविजुअल्स के ऊपर लगाया यूएपीए के तहत, एनएसए के तहत, तो उसको रिवर्स कर दे। ओके, तो जो यहाँ पर ड्रैकोनियन, जो ये भयानक लॉ जो यहाँ पर किसी के ऊपर अगर लगा दिए जाते हैं तो सही बात है, अगर हाई कोर्ट इसमें इंटरवीन कर रहा है। ओके, तो साथ ही साथ इनको ना यहाँ पर प्रोएक्टिवली बचाना भी है कि यहाँ पर मिस कैरेज ऑफ जस्टिस ना हो जाए, मतलब नुकसान ना हो जाए, अन्याय ना हो जाए किसी किसी भी इंडिविजुअल के साथ, मतलब जो कि एग्जीक्यूटिव चाह रहा है कि हम करें। ओके, तो अभी जो ये पुलिसमैन है, जो सिविल सर्वेंट्स हैं, जो पॉलिटिशियंस है ना, तो यही रिस्पॉन्सिबल है, मतलब कि जहां पर जरूरत है ही नहीं तो वहां पर भी ये इन्हीं ड्रैकोनियन लॉस का यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन करे जा रहे हैं, बार बार अपना फायदा देख रहे हैं। और एक तरीके से ना, मतलब कह लो कि लगाम लगाने की कोशिश करें कि अगर हमारी सरकार के खिलाफ कोई बोल रहा है ना, तो क्यों बोल रहा है। हालांकि सरकार के खिलाफ बोलना हर एक का हक बनता है, क्रिटिसिज्म करना हक बनता है। अगर क्रिटिसिज्म होगा सरकार का तभी तो सरकार को पता चलेगा ना मैं क्या कर रही हूँ। जब क्रिटिसिज्म ही खत्म हो जाएगा तो कोई बोलेगा ही नहीं। तो ये जर्नलिस्ट का काम होता है बेसिकली बोलना, और आम लोग जो है ना वो बोल सकते हैं। तो अगर उनको ये बोलने से ही किया जा रहा है, अगर मतलब उनसे ऐसा डर का भाव लग रहा है ना जब सरकार को कि हमारे खिलाफ मतलब इस तरीके से बोला जा रहा है, हमने कुछ काम नहीं किया या फिर ऐसा काम कर दिया, तो उसी से बचने के लिए ज्यादातर इन लॉस का इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर हमारी जुडिशरी बीच में इंटरवीन करनी है तो अच्छी बात है। तो चलिए अभी बात करते हैं एडिटोरियल नंबर 3 की। तो यहाँ पर बात करें माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की। लेट्स गेट लोकल फॉर लोकल। तो एमएसएमई जो छोटे अदारे हैं, ओके, तो इनकी बकायदा अलग से डेफिनेशन है, माइक्रो की, स्मॉल एंटरप्राइजेस की, मीडियम एंटरप्राइजेस की। तो उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो आज आप कमेंट बॉक्स में आंसर करोगे कि क्या डेफिनेशन है इन तीनों की। ये तीनों अलग अलग अदारे हैं, तो इकट्ठा इनको एक ही मतलब नाम से हम इनको जानते हैं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ओके, तो अभी शुरुआत में ऑथर बात कर रहे हैं कि एमएसएमईज की अगर बात करें ना, तो उनकी जो मार्केटिंग है, कि उन्होंने जो प्रोडक्ट तैयार कर लिया कि बाद में उनकी उनकी मार्केटिंग की जाए, कि मतलब लोगों को पता चले कि देखो ये अलग अलग अदारे ने ये चीज बनाई है, तो वो बहुत डिफिकल्ट मानी जाती है और यहाँ पर एक्सपेंसिव भी मानी जाती है, काफी खर्चा भी हो जाता है। अभी जो आप अभी आज की जो सिचुएशन है, तो उससे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जो ये एमएसएमई अदारा है, अभी थोड़ा सा चौकस हुआ है, क्योंकि अभी कोविड-19 का सेकंड वेव आ चुका है। तो अभी तो इकोनॉमी के ऊपर दोबारा से एक खतरों के बादल मंडरा रहे हैं। ओके, तो अभी मैक्रो लेवल में ना ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर अनसॉल्वेबल रह जाती है। अगर हम माइक्रो लेवल पर देखें ना प्रॉब्लम्स, तो उनको फिर भी हम सोल्यूशन निकाल लेंगे। अगर मैक्रो लेवल पर, मतलब कि पूरे देश तक हमने कोई एक प्रोडक्ट पहुंचाना है, तो उसकी एडवर्टीजमेंट करनी है, वो थोड़ा टफ है। आपके प्रोडक्ट्स की पहचान पहचान जो है देश के विभिन्न राज्यों में हो जाए तो वो टफ होता है। तो अभी इसी के ऊपर लोग फोकस कर रहे हैं, तो मतलब ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना है। ओके, तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स है किस तरीके से सोल्यूशन इसका निकाला जाए, तो उसी उसी के बारे में यहाँ पर बातें की जा रही है। तो अभी एक बात कर रहे हैं खादी की। ओके, तो यहाँ पर ये भी एक पॉइंट बनता है। तो अभी जैसे खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन की बात करें, तो ये काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के अंतर्गत। ओके, तो इसका यहाँ पर काम यही है कि जो भारत में जो देहाती क्षेत्र है ना, तो वहां पर किसी ना किसी तरीके से उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज उनको पैदा करके देनी। जो भी हमारे देखो जो कितना रहा है ना, मतलब जो गांव एरिया में जो पुराने समय से उनके परिवार वाले काम करते आए हैं, तो खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन कोशिश करता है कि उसी को प्रमोट किया जाए। जैसे एक कुम्हार कम्युनिटी होती है, तो कुम्हार कम्युनिटी का काम होता है कि मिट्टी के बर्तन बनाने। एक व्हील लगा होता है, पॉटर व्हील लगा होता है, तो उसके ऊपर मिट्टी रखते हैं
और मतलब खुद हाथ से उसको शेप देते हैं, पाउडर बनाते हैं, दिए बनाते हैं, ऐसी चीजें बनाते हैं। तो इनका काम होता है केवीआईसी का कि उनको प्रमोट करना। और तो इसके लिए जैसे अभी हाल ही में इलेक्ट्रिक पोर्टर बांटे गए इन लोगों को, कि मतलब कि जो नीचे वाला जो व्हील होगा ना वो बिजली से चलेगा, तो आपको मतलब हाथ से घुमाने की जरूरत नहीं है, तो वो चलता रहेगा बिजली से, तो आप हाथ से दोनों हाथों को लगाकर आराम से आप अपना जो घड़ा है, जो जो भी मिट्टी के बर्तन आप उन्हें बनाइए, मतलब बिल्कुल इस तरीके से ये काम करता है। तो इन्होंने अभी शुरुआत कर दी है सप्लाई करने की, और यहाँ पर जो लोकल रोलर प्रोडक्शन है उनकी मार्केटिंग करने की, तो ये एक अभी दारोमदार संभाल लिया है केवीआईसी ने। तो मतलब बखूबी तरीके से ये काम कर रहा है। तो अभी ना ये 30 लाख नए जो मेंबर हैं अपने कस्टमर बेस में ये ऐड करने में सफल रहा है केवीआईसी। और एमएसएमई जो है ना, उनको भी यहाँ पर ना बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आने वाले समय में वो डिस्कवर करेंगे। ओके, तो यहाँ पर वो अगर इस इशू को माइक्रो लेवल पे कंट्रोल करके चलते हैं तब, ओके, तो तभी जो है ना अपने आप को वो जो है अचीवेबल बना सकते हैं। अपना जो दायरा है ना वो बना सकते, मतलब किसी ना किसी अप्रोच तक पहुंच सकते हैं। कहने का मतलब है कि इतनी उछाल हमें लगाने की जरूरत नहीं है। जहां पर वो प्रोडक्ट बन रहा है ना, तो जैसे किसी गांव में एक पॉटर बना, एक घड़ा बना, तो उसको बेचना कहाँ पर है? उसी के आसपास के एरिया में। ओके, तो यही बात यहाँ पर कर रहे हैं। लेट्स गेट लोकल फॉर लोकल। ओके, लोकल चीज बनी है, उसको लोकल तक ही पहुंचा दो, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। ओके, तो मैक्रो लेवल तक पहुंचाना, उसके लिए एडवर्टीजमेंट करनी पड़ेगी, खर्चा आएगा, तो वो खर्चे से बच जाओगे आप। और लोकल लोकल एरिया तक आप किसी ना किसी तरीके से अप्रोच आप कर सकते हो। तो ऐसी बात यहाँ। और इसी के चलते आगे बात करें कि अभी हमें सीख लेना होगा कि कोविड 19 वो बीमारी इतनी जल्दी जाने वाली नहीं है। उसके साथ कैसे जीना है ना, तो ऐसी आदतें हमें डेवलप करनी होगी, जैसे मास्क वगैरह पहन के चलो, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करके चलो, सैनिटाइज करते रहो अपने हाथ को जब भी आप अंदर बाहर जा रहे हो, कहीं पर भी कोई भी काम कर रहे हो। तो ये एक्टिविटीज, ये प्रैक्टिसेस हमें इनकी आदत डालनी पड़ेगी। जीना सीखना होगा कि कोविड के चलते कैसे सीखना है, कैसे आगे बढ़ना है, खुद को प्रोटेक्ट भी करना है, बीमारी से भी बचना है, काम भी करना है। तो हमें यहाँ पर किसी एक जगह पर रुक नहीं जाना है। ओके, मतलब एक जगह पर अपने आप को क्वारंटीन करके नहीं रख देना कि अभी देखो जब कोविड हटेगा तब जो है मैक्रो लेवल पर अपने अपनी अप्रोच रखेंगे, ये नहीं सोचना है, काम करते रहना है अभी। तो बहुत सारे इकोनॉमिस्ट, अर्थशास्त्री ये भी कह रहे हैं कि मतलब बहुत सारी अपना यहाँ पर शेप रिकवरीज कर्व्स की बात करते हैं। ओके, तो अभी कुछ ये जेड वाला भी एक रिकवरी आ गई है, तो यहाँ पर जेड रिकवरी भी, इसको भी ऐड किया गया है। तो पहले तो ये जानो कि यहाँ पर कितने तरह की जो है ना यहाँ पर रिकवरीज होती है। जैसे देखो, एक होता है वी शेप रिकवरी, एक होता है यू शेप रिकवरी, ओके, एक होता है के शेप रिकवरी, ओके, के फॉर खादी, तो एक होता है जेड शेप रिकवरी। तो इनका क्या मतलब रहता है? तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं यू शेप रिकवरी की, ओके, तो यू जैसे जैसे यहाँ पर देखो ये यू है ना, तो यहाँ पर बिल्कुल एक जगह से सीधे जा रहे हैं, फिर नीचे यहाँ पर एक कर्व आ रहा है, फिर यहाँ पर नीचे से ऊपर जा रहे हैं, तो इस तरीके से ये यू बना हुआ है। तो यहाँ पर इकोनॉमी में भी ऐसा ही होता है। तो जैसे अगर इकोनॉमी में एक बार डाउनफॉल आ गया ना, इकोनॉमी खराब होनी शुरू हो गई है, मतलब मंदी आ गई है, मंदी की सिचुएशन आ गई है अर्थशास्त्र में, तो उस समय ये जो नीचे वाली कर्व है ना, इसका मतलब है कि मंदी अभी रहेगी। ओके, इतनी जल्दी रिकवर नहीं हो पाएंगे, थोड़ा समय लगेगा, फिर जाकर धीरे धीरे दोबारा से इकोनॉमी चलनी शुरू होगी। जैसे मैं 2008 की एग्जांपल लूं ना, तो 2008 में भयानक मंदी आई थी। ओके, अमेरिका में भयानक मंदी आई थी। उसका इम्पैक्ट उन 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 देशों पे रहा जिन देशों ने यहाँ पर बॉन्ड साइन किए हुए थे, बॉन्ड्स खरीदे हुए थे अमेरिका में से। ओके, तो उन सभी देशों के ऊपर इम्पैक्ट पड़ा। ओके, तो यहाँ पर इतनी जल्दी रिकवर नहीं करे वो, उनको लगे 3-4 साल लगे अच्छे से रिकवर करते करते, अगर सन 2008 से मैं आगे की बात करूँ तो। ओके, तो इसके बाद अगर मैं बात करूँ वी शेप रिकवरी की, तो वी शेप रिकवरी जैसे देखो ये वी है, तो इसमें इसका इसका मतलब ये है कि इकोनॉमी में मंदी आ गई, डाउनफॉल आ गया, लेकिन फिर दोबारा से मतलब जल्दी ही शुरुआत होगी, दोबारा से बूम पर भी इकोनॉमी आ गई। तो वहां पर ऐसी रिकवरीज को हम वी शेप रिकवरी कहते हैं। ओके, फिर बात कर रहे हैं हम के शेप रिकवरी की, तो ये देखो के, इसमें इसका मतलब होता है के शेप रिकवरी का कि इकोनॉमी में देखो एक सेक्टर नहीं होता, एक इकोनॉमी में बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं। तो इसका इसका मतलब ये होता है कि मतलब हो सकता है कि अगर 50 सेक्टर काम कर रहे हैं ना किसी इकोनॉमी में, उनमें से 10 सेक्टर या 20 सेक्टर एक टाइम पर ग्रो कर जाए, और बाकी के जो 25-30 सेक्टर है ना वो उस समय ग्रो ना कर रहे हो सकता है कि बाकी के 25-30 सेक्टर में से फिर 10 सेक्टर ऐसे हो जो बिल्कुल जीरो पर है, मतलब ग्रो करने की हालत में नहीं है, और 10-15 सेक्टर ऐसे हैं मतलब कि जो धीरे धीरे जिन्होंने मतलब ग्रो करना शुरू कर दिया है। मतलब कि ऐसा है
कि वो टोटल जो 50 सेक्टर्स में से मतलब कोई एक एक जैसी ग्रोथ लेकर सभी नहीं चल रहे हैं। ओके, मतलब किसी की ग्रोथ बहुत कम है, किसी ने अच्छे से मतलब दोबारा से रिकवर कर लिया है, और कोई अभी। और इसके बाद बात करें जेड शेप रिकवरी की, तो जेड शेप भी बिल्कुल ऐसे है कि मतलब कि जैसे इकोनॉमी में लॉकडाउन लगा, तो लॉकडाउन के बाद मतलब डिमांड ही बहुत कम होगी, मतलब डिमांड मतलब इतनी कम होगी, लोगों ने सामान खरीदना ही बंद कर दिया। तो जब लॉकडाउन हटा, ओके, अनलॉक होनी शुरू हुई इकोनॉमी, तो मतलब एकदम से डिमांड बढ़नी शुरू होगी, मतलब एकदम से इकोनॉमी में एक जान फूकी गई। तो इस तरीके से यहाँ पर ऐसे जेड शेप यहाँ पर रिकवरी चलती है। ओके, मतलब कि जीरो से बिल्कुल आगे चले गए, मतलब जो यहाँ पर नॉर्मल लेवल था उससे भी आगे चले गए। ओके, फिर बाद में धीरे 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 करके उस नॉर्मल लाइन पर आ गए, जो नॉर्मल डिमांड थी वहां पर आ गए। तो यहाँ पर ऑथर बात करें कि अगर हम एमएसएमई लेवल की बात करें ना, तो यहाँ पर हमें सबसे बेस्ट बात यही है कि हमें सीखना है। ओके, तो यहाँ पर इन सब चीजों को आप इग्नोर करो, ये सब चीजें ना हम यहाँ पर मैक्रो लेवल पर बात करते हैं, जब भी हम यू शेप, वी शेप, के शेप, जेड शेप यहाँ पर इकोनॉमिक रिकवरी की बात करें, तो यहाँ पर मैक्रो लेवल पर इनका इस्तेमाल इन शब्दों का करते हैं, पूरे भारत के लेवल की अगर हम बात करें। और अगर हम यहाँ पर बात करें माइक्रो लेवल पर, तो माइक्रो लेवल देखें तो जैसे आपका कोई शहर है, तो वहां पर भी आपका फोकल पॉइंट एरिया होगा जहां पर इंडस्ट्रियल यूनिट्स लगे होंगे, तो वो माइक्रो लेवल तक आ गया। ओके, तो यहाँ पर ऑथर यही बात कर रहे हैं कि बाकी चीजों को इग्नोर करो और सीखो और आगे बढ़ो, फोकस करो जो माइक्रो लेवल है, मतलब जहां पर आपके एमएसएमई लगे हुए हैं। ओके, तो वहां पर देखो कि उनको आप किस तरीके से जो है आगे बढ़ा सकते हो, किस तरीके से उनका यहाँ पर सेगमेंटेशन करके, मतलब उनको यहाँ पर इस तरीके से बांटो, इस तरीके से तैयार करो कि मतलब वो आगे को ग्रो करे। ओके, तो अभी उसकी बात आगे कर रहे हैं कि जो एमएसएमईज है, तो उनकी जो स्ट्रेंथ है ना, तो यहाँ पर उसको निम्बलनेस कहा जा रहा है, मतलब भोलापन रहता है उनकी स्ट्रेंथ में। ओके, तो यहाँ पर उनका यहाँ पर मेन जो मकसद यही होता है कि कॉस्ट कम से कम रखें, और यहाँ पर ना कोशिश करनी है कि जो लोकल कंज्यूमर्स है उसको जो ऑक्युपाई कर ले, उसको यहाँ पर टेक ओवर कर ले। ओके, तो ज्यादातर यहाँ पर माइक्रो लेवल का यूनिट्स ये काम काम इनका यही होता है। लोकल फॉर लोकल यहाँ पर बात करें, शुड बी द फर्स्ट प्रायोरिटी, तो ये इनकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए एमएसएमईज की। ओके, दाम कम रखें और यहाँ पर अपने लोकल कंज्यूमर। और आगे यहाँ पर बात करें कि भारत में बहुत सारे ऐसे राज्य हैं, मतलब जिनका साइज जो है ना यूरोपियन, जो कुछ यूरोपियन कंट्रीज हैं, तो उनके बराबर भी है। तो अभी ऐसी भी सिचुएशन है, देखो, तो वो भी तो कंट्रीज है ना यूरोप में, जो मतलब अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहे हैं। ओके, तो उनके लिए तो वो पूरी की पूरी माइक्रो लेवल की इकोनॉमी हो गई ना। जैसे मैं यहाँ पर कुछ यूरोपियन कंट्रीज के एग्जांपल लेता हूँ, जैसे स्विट्जरलैंड हो गया, इसके अलावा लग्जमबर्ग हो गया, इसके अलावा बेल्जियम हो गया, ओके, ऑस्ट्रिया हो गया। तो ये छोटे छोटे मुल्क हैं, तो इनका साइज मतलब ना हमारे बहुत सारे भारतीय राज्य हैं, मतलब जिनका साइज बड़ा होगा, भारतीय राज्यों का साइज बड़ा होगा इन देशों से। ओके, तो ऐसे ही एक करके वेटिकन सिटी करके एक देश है। ओके, तो ये सब देखो, तो ये भी ना एक देश है ना, तो ये अपने आप को मैक्रो लेवल पर यहाँ पर देख रहे हैं, तो आगे बढ़ रहे हैं। तो अगर इनके कंपैरिजन में हम अपने राज्यों की बात करें, तो यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पर तो यही बात कर रहे हैं ना कि यहाँ पर सोचो, आप किसके बारे में सोचो कि आपने एक राज्य में रहकर ही कैसे मैक्रो लेवल पर काम करना है, तो वहां पर एक सोच सोच रखो कि आपने वहां पर नंबर वन नंबर टू बनना है एक राज्य में। ओके, उसी एक राज्य में। ऐसा नहीं सोचना कि हमने यहाँ पर इंडिया लेवल पर अभी कंपटीशन देना है, पहले अपने राज्य तक कंपटीशन दे लो। ओके, तो वहां पर देखो कि ये नंबर वन कौन बन रहा है। लेकिन कब, जब ये अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे और कम्युनिकेट करेंगे उनके बेनिफिट्स अच्छे से। सबसे पहली बात यही है कि अगर देखो यहाँ पर खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के द्वारा अगर कोई प्रोडक्ट प्रमोट किया जा रहा है ना, तो उसकी एडवर्टीजमेंट की जा रही है। तो जैसे दिए बनाए जाते हैं, ओके, तो यहाँ पर अभी तो और भी बहुत सारी चीजें बनाई गई। तो अभी देखो ना, एक गोबर से बना हुआ अभी एक पेंट आया है अभी हाल ही में, तो यहाँ पर उसको हम यहाँ पर ना, उसमें किसी तरीके के केमिकल्स वगैरह नहीं है, तो ऐसा पेंट भी बनाया जा रहा है एमएसएमईज के द्वारा, तो इसको प्रमोट किया जा रहा है। तो अभी इसके क्या बेनिफिट होंगे, तो ये पहले बताना जरूरी है लोगों को कि मतलब कि इसके क्या बेनिफिट है। और अगर ये बेनिफिट आप बता देते हो ना, तो वो बेनिफिट एक्चुअल में भी काम कर रहे हैं, तो तब आपकी चीज उसकी यहाँ पर क्वालिटी बढ़ती जाएगी, डिमांड उसकी और बढ़ती जाएगी।
और साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि लोअर कंज्यूमर प्राइस जो है ना वो आपको यहाँ पर रखना होगा, तभी जो है डिमांड पुल हो सकती है, आपके प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ सकती है। और साथ ही साथ एक हाई रिटेल मार्जिन भी आप दो। ओके, मतलब रिटेल मार्जिन। और आगे यहाँ पर बात करें कि इसी तरीके से बहुत सारे ब्रांड हैं कि जो अपने आप को जिन्होंने बिल्ड किया है धीरे धीरे। जैसे यहाँ पर एक बिस्क फार्म की बात करें तो ये बिस्किट्स हैं, वेस्ट बंगाल में ये बनते थे शुरुआत में। उसके बाद शपथ है, ये चाय है, ओके, चाय पत्ती है जो कि महाराष्ट्र में बनती थी। ओके, तो ये ऐसे बिजनेस थे जो नहीं, जो कि यहाँ पर माइक्रो लेवल पर शुरू हुए थे, मतलब छोटे लेवल पर उन्होंने अपना कारोबार शुरू किया था। अपने आसपास के जो लोग थे ना, उनको पहले ये अपनी चीज, अपना प्रोडक्ट बेचना शुरू किया। ओके, धीरे धीरे आगे उन्होंने सक्सीड किया, अपने आप को एक्सटेंड किया, और जो उसके उनके जो आसपास के राज्य थे तो वहां पर अपनी पहुंच बनाई। ओके, तो यहाँ पर कोई पॉइंट नहीं बनता कि अपने आप जो अपना पैसा है ना उसको आप वेस्ट करो वो जो है टीवी एडवर्टाइजमेंट के ऊपर। ओके, तो अभी जो है ना आप बेसिकली कोशिश करो अपने आप को, जो अगर पैसा लगाना भी है ना एडवर्टीजमेंट के ऊपर, तो लोकल लेवल पर लगाओ। ओके, लोकलाइज अपने प्रोडक्ट को पहले प्रमोट करो। तो उसके लिए आप यहाँ पर प्रिंट मीडिया को यूज कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर जैसे कागज में छपाई करके ना, तो आप जो बैनर वगैरह लगा देते हो, तो उससे भी आपके प्रोडक्ट के बारे में पता चल जाता है। इसके अलावा जो सोशल मीडिया है, ओके, तो उसको आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो, वहां पर भी पेज बनाकर जो है अपने प्रोडक्ट को आप प्रमोट कर सकते हो। आउटडोर एडवर्टाइजिंग, जैसे बड़े बड़े यहाँ पर बैनर्स लगे होते हैं, जब आप फ्लाईओवर से जा रहे होते हो या रोड पे जा रहे होते हो, तो साइड पे आपको एडवर्टीजमेंट नजर आती है, तो वहां पर आप कर सकते हो, रेडियो पे कर सकते हो। ओके, तो ये सभी सभी यहाँ पर प्रोवन स्ट्रेटेजीज हैं जो कि आपके बिजनेस को हेल्प करेंगी ऑल ओवर, मतलब ग्रोथ लाने में, कि आपकी सेल जो है ना प्रोडक्ट की वो पहुंचे, दूर दूर तक आपके कस्टमर्स की अप्रोच पहुंचे। बहुत सारे लोग ऐसे भी एडवर्टीजमेंट करते हैं कि जो, मतलब जैसे सपोज करो किसी ने बिस्किट बनाया ना, तो वो अपने बिस्किट का ब्रांड प्रमोट करने के लिए खुद से बैनर बनाते हैं, और मतलब पर्टिकुलर ना शॉप के पास जाते हैं, जो मतलब जो किराना की स्टोर होगी, तो उसके ऊपर वो बैनर लगा देते हैं बकायदा, मतलब उस शॉप वाले का नाम भी लिख कर आते हैं कि मतलब आपके जो फ्रंट लुक है ना हमने सबसे बढ़िया बना दी है। तो साथ ही साथ अपनी एडवर्टीजमेंट भी कर दी अपने बिस्किट की, और साथ ही साथ उसका जो फ्रंट लुक है ना शॉप की, उसको भी सही कर दिया। इस तरीके से यहाँ पर ऐसे भी यहाँ पर एडवर्टीजमेंट होती है। और इसके अलावा बात कर रहे हैं कि अगर हम बात करें कि सभी मीडिया की, तो वो ऐसा नहीं कि सभी मीडिया जो है ना सही है। तो अगर कोई पर्टिकुलर बिजनेस आपने करना, तो ये आपके ऊपर है। आपको जो बेस्ट लगता है तो वही मीडिया ऑप्शन आप चुने, उसके ऊपर आप पैसा लगाएं, अपनी जो एडवर्टीजमेंट उसको करें, एक्सपेरिमेंट करें, आपके ऊपर है। एक्सपेरिमेंट करें और खोजें कि आपके लिए क्या सही है। और बहुत सारे यहाँ पर नए एंट्रेंट्स ऐसे हैं, क्योंकि जो कि मतलब अपने प्रोडक्ट्स को ना डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बाय टाई अप्स। जो यहाँ पर रिटेल चेन, जो जैसे जो किराना स्टोर्स होती है ना, उनके साथ पहले ही इन्होंने टाई अप कर लिया कि हम अपना माल लाएंगे और इतने दाम पर आपको देंगे, तो ये इतने बीच में आपका मार्जिन होगा। हमें यहाँ पर एक बिस्किट के पैकेट से इतना पैसा चाहिए बस। ओके, तो यहाँ पर ऊपर जितना वो आपका मार्जिन है। ओके, इस तरीके से यहाँ पर रिटेल चेन बनाते हैं लोग शुरुआत में, जब अपना बिजनेस शुरू करते हैं टाई अप बनाते हैं। ओके, तो यहाँ पर फिर इसमें भी ऐसा होता है, देखो, अगर आप देखो किसी पेंट की दुकान पर गए ना, तो अगर आपने पेंट खरीदना है, तो देखो वो क्या करेगा, जो पेंट वाला होगा ना, तो वो कोशिश करेगा कि कोई नया प्रोडक्ट जब आया होगा ना, तो उसको प्रमोट करने की कोशिश करेगा कि आप ये वाला खरीदो, ये बहुत बढ़िया है। तो आप जब जाते हो कोई भी चीज खरीदने, पेंट खरीदने, तो आप एडवर्टीजमेंट जो टीवी पे आती है, तो आप उसको देख कर जाते हो कि वो सबसे बढ़िया है। ओके, तो लेकिन दुकानदार कहता है कि नहीं, ये नया वाला है तो ये सबसे बढ़िया। तो क्यों कहता है? क्योंकि उसमें उसको सबसे ज्यादा कमीशन मिल रहा होता है, मार्जिन मिल रहा होता है। क्यों? क्योंकि वो नया प्रोडक्ट होता है, और उसको यहाँ पर जो उसका यहाँ पर प्रमोटर प्रमोटर है ना, वो चाह रहा होता है कि मेरा प्रोडक्ट सेल हो। तो इसी के चलते वो टाइप करके आता है उन दुकानदारों से। ओके, तो ये मैंने जस्ट एक एग्जांपल ली, तो उसी तरीके से बाकी प्रोडक्ट्स का भी ऐसे ही सेल होता है। ओके, तो बेसिकली बात यही है कि जब आपने खर्चा करना है ना, तो कोशिश यही है कि खर्चा आपका कम से कम हो।
चाहे आपकी सेल थोड़ी कम हो जाए। ओके, तो यहाँ पर अगर ज्यादा सेल हो रही है, साथ ही साथ खर्चा भी साथ ही साथ होता जा रहा है उसको यहाँ पर सेल करवाने के लिए, आपको मतलब कम यहाँ पर बचत हो रही है, तो ये भी आपको देखना होगा। जैसे आप अलग अलग यहाँ पर रिटेल चेन बना रहे हो, जहाँ पर एडवर्टीजमेंट कर रहे हो किसी ना किसी तरीके से, तो वहां पर भी तो एडिशनल खर्चा ही है आपका। ओके, तो अगर आप कम सेल कर रहे हो तो वहां पर एडिशनल खर्चा नहीं कर रहे हो, तो उसमें आपका फायदा है। ओके, कैश रिजर्व आपके पास रहेगा, आपकी कंपनी के पास, क्योंकि इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा तो, अगर इस तरीके से चलते हैं तो। इसके अलावा बात करिए कंज्यूमर में भी बदलाव जो है वो आता जा रहा है, अभी अभी लगातार देखने को मिल रहा है। उनके यहाँ पर सोचने का तरीका वो बदलता जा रहा है। तो यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर जो इंडिया के जो यंग लोग हैं, जो यहाँ पर वो अभी ना बड़े शहरों से यहाँ पर वो प्रेफर कर रहे हैं टायर टू सिटीज को, यहाँ पर टायर थ्री सिटीज है उनको। ओके, जो टायर टू और थ्री सिटीज है यहाँ पर लिविंग कॉस्ट कम है। ओके, अगर हम कंपेयर करें इनको टीयर वन सिटीज के साथ, तो देखो टीयर वन सिटीज वो होती है जहाँ जिनकी आबादी 1 लाख से ज्यादा होती है। कोई भी हो सकती है, 1 लाख से ऊपर 5 लाख हो सकती है, 10 लाख हो सकती है। और टीयर टू के शहर वो होते हैं जिनकी आबादी 50,000 से 1 लाख के बीच में लाया करती है। और टीयर थ्री के शहर वो होते हैं जिनकी आबादी 20,000 से 50,000 के बीच में लाया करती है। ओके, तो इस तरीके से ये शहरों का हमने यहाँ पर अलग अलग तरीके से यहाँ पर इनको एक कैटेगरी बनाकर चलते हैं। तो ये टीयर टू और टीयर थ्री शहर छोटे शहर हैं, यहाँ पर लिविंग कॉस्ट कम रहती है। तो ज्यादातर यहाँ पर अगर जो लोग घर से काम कर रहे हैं ना, अभी पैंडेमिक के चलते देखो वर्क फ्रॉम होम वाला या काम चल रहा है, मतलब ऑनलाइन ही काम ज्यादातर लोगों का चल रहा है। तो यहाँ पर इसके चलते ऑनलाइन शॉपिंग की यहाँ पर जो ट्रेंड है वो बढ़ता जा रहा है। ओके, तो अभी जो WFH है तो ये अभी बड़े पैमाने पर लीड कर रहा है, तो घर से ही लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, तो इससे यहाँ पर जो रिटेल माइग्रेशन है वो रिवर्स हो चुकी है। ओके, तो यहाँ पर हायर परचेजिंग पावर जो है ना टाउन्स में बढ़ती जा रही है। ओके, जहां पर मतलब 1 लाख से कम की पॉपुलेशन है, तो वहां पर जैसे ये टीयर टू शहर हो गए या टीयर थ्री शहर हो गए। इसके अलावा आगे बात करें कि पोस्ट कोविड, मतलब कोविड अभी पैंडेमिक का ईयर हम 2020 को ही मानकर चल रहे हैं। तो उसके बाद जब, तो अभी ज्यादातर डिमांड इन्हीं शहर से निकल कर आ रही है, टीयर टू और टीयर थ्री के कंज्यूमर जो है। ओके, तो वहां से निकल कर आ रही है। और इसके अलावा बात कर रहे हैं, कि ये ज्यादातर वही कंज्यूमर्स हैं, मतलब जिनका कोई पुरानी हिस्ट्री नहीं है, ज्यादातर कि पहले भी ऑनलाइन शॉपिंग वो करते रहे। अभी नया ट्रेंड इनमें देखने को मिला है कि पहली, और इसके अलावा आखिर में बात करें कि एक बार जब ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है ना, कि अपने अपने प्रोडक्ट ने, आपके प्रोडक्ट ने एक जगह बना ली मार्केट में कि हाँ भाई इसके ऊपर विश्वास किया जा सकता है, इसी को खरीदो, तो फिर यहाँ पर बात आगे बढ़नी शुरू हो जाती है। तो जैसे यहाँ पर घड़ी डिटर्जेंट की बात कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में इसने शुरुआत की थी। ओके, तो अभी ये सक्सेसफुल रहा है अपने आप को यहाँ पर ना, मतलब ग्रो कराने में। कैसे आगे यहाँ पर बूम होना शुरू हो गई। और आगे बात कर रहे हैं कि जो WFH है ना, वर्क फ्रॉम होम, तो ये लास्ट नहीं है। ह्यूमन नेचर जो है ना वे बदलता रहता है। जो उस उनके ह्यूमन जो कंज्यूमर्स के आसपास का जो सिनेरियो होता है उस हिसाब से ये काम करते हैं। तो यहाँ पर ब्रांड्स को इसके बारे में प्रिपेयर रहना चाहिए, मतलब कंज्यूमर किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, तो उसके ऊपर अप्रोच बनाई रखनी है। ओके, तो उनको यहाँ पर एनालाइज करते रहना है, यहाँ पर जो ट्रेंड्स निकल कर आ रहे हैं लोकलाइज्ड मार्केट में क्या है, मतलब लोग किस चीज को प्रेफर कर रहे हैं ज्यादातर, कौन सी चीजों को खरीदना पसंद कर रहे हैं, तो इन सब चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर उन ट्रेंड्स को आपने इंटरनलाइज करना है, अपनी जो कंपनीज के भीतर भी उनको यहाँ पर उसकी समझ डेवलप करनी है।
और उस हिसाब से आपने अपना प्रोडक्ट मार्केट में उतारना है, जो लोकलाइज्ड मार्केट है वहां पर। तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है एमएसएमईज के पास, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो यहाँ पर और आगे बात करते हैं फ्रंट पेज न्यूज की। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है ना, अभी जो ड्यूटी रिलीफ है, जो यहाँ पर वैक्सीन जिनको इम्पोर्ट किया जाए तो उसके ऊपर काम करने जा रही। तो अभी देखो, कस्टम ड्यूटी वेवर किया जाएगा। मतलब जब भी कोई सामान इम्पोर्ट होता है ना भारत की धरती पर, तो उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी लगती है। तो वो देखा जाता है कि कौन सी कैटेगरी का वो प्रोडक्ट है, और उस कैटेगरी के हिसाब से मतलब अलग से एक टेबल बनाया होता है भारत सरकार ने कि ये इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर इतनी यहाँ पर कस्टम ड्यूटी है, इसके ऊपर इतनी है। तो अभी वैक्सीन के ऊपर भी ना 10% कस्टम ड्यूटी लगाई हुई है भारत सरकार ने। ओके, तो अभी इन सब चीजों को यहाँ पर रिमूव किया जाएगा, वेव किया जाएगा, ताकि जो कि खर्चा जो है ना वो कम से कम हो। मतलब कि वैक्सीन की कॉस्ट जो है ना वो कम से कम हो जब वैक्सीन इंडिया में पहुंचे। तो अभी हाल ही में भारत सरकार ने क्या किया है, भारत सरकार ने जॉनसन एंड जॉनसन, पी फाइजर, मॉडर्ना, तो इनको यहाँ पर ना अलाउ कर दिया इन वैक्सीन को कि इनको यहाँ पर इंडिया यूज करेगा। ओके, तो अभी इनका इंपोर्ट किया जाएगा बाहर से। इसके अलावा 16.5% टोटल इंपोर्ट जो यहाँ पर होता है, उसके ऊपर भी ना यहाँ पर टैक्स लगाती है भारत सरकार। तो यहाँ पर आईजीएसटी लगता है, जिसको हम इंटीग्रेटेड जीएसटी बोलते हैं। तो ये पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है। और दूसरा यहाँ पर सोशल वेलफेयर सरचार्ज लगाया जाता है। ये भी टैक्स ऑन टैक्स होता है, जो सरचार्ज होता है ये भी टैक्स ऑन टैक्स होता है। ओके, मतलब एक टैक्स लग गया, उसके ऊपर छोटा सा और टैक्स लगा दिया। उस सरचार्ज का पैसा किसी पर्टिकुलर किसी काम के लिए यूज किया जाएगा सरकार के द्वारा। तो पॉलिसी मेकर्स यहाँ पर फोकस करेंगे कि यहाँ पर जो वैक्सीन सप्लाई उसको प्रमोट किया जाए। ड्यूटी रिलीफ यहाँ पर दिया जाएगा जो वैक्सीन इंपोर्ट की जाएगी। इसके अलावा फंडिंग कैसे प्रोवाइड। और आगे जो न्यूज थी यहाँ पर बात करें, जो कुछ इकोनॉमिस्ट वो कह रहे हैं कि फिजिकल ईयर 2021-22 की जो जीडीपी है ना, उसमें 0.2 से लेके 1% का हिट जो है ना वो देखने को मिल सकता है। मतलब इतना नुकसान हो सकता है जीडीपी का, इतनी कम हो सकती है जब टोटल ओवरऑल जीडीपी कैलकुलेट करेंगे क्वार्टर के हिसाब से। तो अभी अब जो फर्स्ट क्वार्टर जब इसका रिजल्ट आएगा, फर्स्ट क्वार्टर हमारा ये अभी 1 अप्रैल से हमारा फिजिकल ईयर शुरू हो गया। अप्रैल, मई और जून, तो ये 3 महीनों का एक क्वार्टर बन गया। तो इनका रिजल्ट आएगा जुलाई में। ओके, तो पता चलेगा कि भारत की जीडीपी क्या रही है ये फिजिकल ईयर 2021-22 के यहाँ पर जो फर्स्ट क्वार्टर था उसमें। तो यहाँ पर जो प्रेडिक्शन यही है कि शार्प रिवाइवल हम करेंगे। ओके, तो यहाँ पर लो बेस इफेक्ट देखने को मिलेगा। अभी जो ये सेकंड वेव आ गया है कोविड 19 का, उसके चलते तो प्री पैंडेमिक लेवल्स तक हम यहाँ पर डिले कर गए। कहने का मतलब कि प्री पैंडेमिक अभी जो 1 मार्च 2020 की पहले की अगर बात करें ना, तो जब मार्च के महीने में लॉकडाउन लगा था पिछले साल, तो अभी उसके पहले का जब एरिया, उसको हम प्री पैंडेमिक एरिया कह रहे हैं। तो उस लेवल तक इकोनॉमी अभी पहुंचने में अभी फिर डिले हो गया, क्योंकि अभी कुछ राज्य हैं जो मतलब जहां पर लॉकडाउन जैसी कंडीशंस लग गई है, तो स्कूल्स वगैरह शट डाउन हो चुके हैं। तो 11 राज्य कुल मिलाकर ऐसे हैं जहां पर स्कूल्स कॉलेजेस वगैरह टोटली बंद कर दिए गए। तो ये सिचुएशन अभी बन चुकी है। तो 3 महीने तक यहाँ पर जो ना हम यहाँ पर पीछे बात करें, तो ये इनका डाटा आपके सामने है।
और आगे जी न्यूज तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि एसेंशियल्स क्या है। कहने का मतलब है, अभी इसी को मिलियन डॉलर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एसेंशियल प्रोडक्ट कौन से हैं, एसेंशियल सर्विसेज कौन सी है, पहले ये जस्टिफाई कर दो। तो अभी देखो, इकोनॉमी पजल कर रही है। महाराष्ट्र और हरियाणा में नए ऑर्डर्स देखने को मिले हैं। तो महाराष्ट्र में सेक्शन 144 लगा दी है, ओके, धारा 144 लगा दी है, तो यहाँ पर नाइट कर्फ्यू। तो चलिए अभी बात करते हैं आज के इकोनॉमिक कंसेप्ट की। तो आज का जो टॉपिक है वो है कंसोल्स। ओके, तो कंसोल्स ये क्या होते हैं? तो ये एक तरीके के यहाँ पर कंसोलिडेटेड स्टॉक होते हैं। ओके, तो यहाँ पर ज्यादातर ये गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं जिनकी कोई मेजोरिटी नहीं होती। तो यहाँ पर इनडेफिनेट लाइफ तक, इनडेफिनेट पीरियड तक ना, वहां पर उनको हम ट्रेड कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में, स्टॉक एक्सचेंजेस में। ओके, तो जो भी गवर्नमेंट के जो यहाँ पर बॉन्ड्स होंगे या गवर्नमेंट के जो स्टॉक्स होंगे, गवर्नमेंट के जो शेयर्स होंगे यहाँ पर स्टॉक मार्केट में, तो यहाँ पर उनको लाइफ टाइम जो है ना, इनडेफिनेट लाइफ तक जो है उनको हम ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पर कोई मेच्योरिटी पीरियड नहीं होता। ओके, जिन स्टॉक्स का ऐसे कोई मेच्योरिटी पीरियड ना हो तो उनको यहाँ पर हम कंसोल्स बोलते हैं। हर एक स्टॉक का ना कोई मेच्योरिटी पीरियड होता है। जब भी बॉन्ड इशू होता है, कोई कंपनी जैसे बॉन्ड इशू करती है, तो कोई इन्वेस्टर्स वहां उस शेयर खरीदता है उस कंपनी के। ओके, बॉन्ड साइन करता है, तो उसमें एक डेफिनेट पीरियड होता है कि जिसमें कंपनी बोलती है अपने इन्वेस्टर्स को कि आपको 5 सालों के बाद आपका पूरा मूल रकम भी मिल जाएगी, और उन 5 सालों तक आपको मतलब रिटर्न जो है ना वो हर महीने के हिसाब से मिलता जाएगा। ओके, तो ये सब कंडीशन होती है। तो मैच्योरिटी पीरियड होता है, तो यहाँ पर 5 साल का मैच्योरिटी पीरियड होगा, पर्टिकुलर एक डेट होगी। उस डेट के बाद से यहाँ पर जो है ना, कोई यहाँ पर जो इंटरेस्ट जो है वो नहीं दिया जाएगा इन्वेस्टर्स को। उनका मूल रकम वो भी वापस हो जाएगी, और जो पूरा ब्याज बनता है वो भी उनको वापस हो जाएगा। ओके, लेकिन कंसोल्स में हम बात करते हैं जहां पर कोई मेच्योरिटी पीरियड ही नहीं है। ओके, मतलब जितना देर चाहे वहां पर उतना देर तक वो उन स्टॉक्स को, उन शेयर को आप कंटिन्यू कर सकते हो, और उनके ऊपर आपको इंटरेस्ट वगैरह मिलता जाएगा। ओके, तो ये सिचुएशन होती है। तो कैसा लगा लेक्चर? फीडबैक अपना